बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 155 मुलाहिज़ा फरमाएं। 1 घंटे की बजाय हम सिर्फ आधे घंटे में तैयार हो गए। मैंने अपना पूरा प्लान मोहसिन को बताया और अलिफ दीन को उतना ही बताया गया जितना उसके लिए जानना जरूरी था। मैंने थानेदार की वर्दी पहनी तो अलिफ दीन ने मुझे बड़ी हैरानी से देखा। अगरचे राबिया आखिरी वक्त तक पुरसुकून रही, लेकिन मैं और मोहसिन बाहर निकले तो उसने आहिस्ता से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा तो उसका रंग उड़ा हुआ था। सिकंदर, जरा इस याद से काम लेना मेरी खातिर। मैं अंसा, मुझे लाम पर जाने वाली सिपाही की बीवी की तरह अलविदा मत कहो, इससे मेरा हौसला कम होता है। जब मैं तुम्हारा तसव्वुर करूं तो मेरे सामने तुम्हारा मुस्कुराता पुरुम्मीद चेहरा होना चाहिए। पहले भी यही समझाया तुम्हें। उसने इकरार में सर हिलाया। मैं तो समझती हूँ दिल नहीं समझता। वकील साहब, जब उनकी अदालत में इश्क का मामला पेश हो तो दिल की दलील सुनना। मैंने कहा, अपने दिल से कहो कि दुनियावी मामलात में टांग शरीफ ना अड़ाया करे। मैंने उसके बिखरे हुए बालों को थोड़ा सा छेड़ कर बखेरा। उफ, अरे भाई, रुखसती का ये जज्बाती सीन कितनी देर चलेगा? मोहसिन ने कहा। गुड़िया की माँ, मेरा मतलब है मेरी घरवाली भी यही करती है। अलिफ दीन बोला। मैं बस लेकर जाता था तो इमाम जामन जरूर बांधती थी। मैं कहता था नेक बख्श ड्यूटी पर जा रहा हूँ। आखिर दफ्तरों के बाबू, स्कूल के बच्चे और कारोबारी लोग सभी रोज जाते हैं, मगर शायद इसलिए मुझसे कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ और शायद इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। मोहसिन बोला। मैंने राबिया को समझा दिया था कि वो लाइट ऑफ करके सो जाए और उसे एक रिवॉल्वर भी दे आया था। फिर भी दिल को अजीब सी बेकली थी। मैं इतने बड़े लकोदक घर में उसे तनहा छोड़ के जा रहा हूँ। वो बहुत निडर और जुरातमंद लड़की थी। जरूरत पड़ने पर वो अच्छे खासे मर्दों से ज्यादा बहादुरी का मुजाहरा करती थी, लेकिन जब जरूरत नहीं होती थी तो वो आम लड़कियों से ज्यादा जज्बाती, डरपोक और कमजोर नजर आने लगती थी। कभी शोला तो कभी शबनम, कभी चांदनी तो कभी दहकती हुई आग का आलाओ। बरके गुल से ज्यादा नाजुक और संगे खार से ज्यादा सख्त, यही उसके मिजाज और उसकी फितरत के मुतजाद लेकिन सायराना कुव्वत रखने वाले सारे रंग थे। ड्राइविंग मैं कर रहा था क्योंकि रास्ता सिर्फ मेरा देखा हुआ था। चुनाचे रिवाल्वर मैंने मोहसिन को पकड़ा दिया। वो अलिफ दीन के साथ पिछली सीट पर बैठा हुआ था। टेप रिकॉर्डर आगे रखा हुआ था। उसके साथ मैंने एक रिमोट कंट्रोल माइक्रोफोन लिया जिसकी रेंज ज्यादा नहीं थी, लेकिन 50 गज के दायरे में कार के FM रेडियो पर उसकी आवाज साफ सुनाई देती थी। ये माइक्रोफोन साथ में कार की डिबिया के बराबर था और मुझे खासा महंगा मिला था। दुकानदार ऐसी खिलाफे कानून चीजें फरोख्त करते हुए डरते हैं। चुनाचे मैंने 500 रुपए देने के अलावा दुकानदार को मुतमईन करने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी और बिलाखिर वो अंदर से माइक्रोफोन निकाल आया था और ये माइक्रोफोन इस वक्त मेरी जेब में था। रात के 10:10 हुए थे जब मैंने जीप को आरा बाजार में राजा फतेह शेर के घर से 10 गज दूर पहले खड़ा कर दिया और अकेला उसके दरवाजे तक गया। सर्दी की वजह से बेशतर लोग सो चुके थे और उनके घरों में कोई रोशनी नहीं थी। हस्बेतवो को आज फतेह शेर की नाइट ड्यूटी नहीं थी। चुनाचे मैंने दस्तक दी तो वो खुद ही बाहर निकला और मुझे देखकर हैरान हुआ। ऐसा ही राजा फतेह शेर? मैंने कहा। हाँ, मैं फतेह शेर ही हूँ। वो हाथ मिला के बोला। वो 40 साल से ऊपर का भारी भरकम पेट वाला पिस्ता कद आदमी था। मैं सब इंस्पेक्टर जफर याब हूँ, पुलिस हेडक्वार्टर में DIG क्राइम्स के साथ। मैंने कहा। खैर तो है ना जी? फतेह शेर ने कहा। 1 मिनट ठहरे, मैं बैठे का दरवाजा खोलता हूँ। अगरचे मोहसिन कार के FM रेडियो को ट्यून करके मेरी आवाज साफ सुन रहा था, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं थी कि मैं और वो आपस में बात कर सकते। कोई हमारा मवासलाती राब्ता एक तरफा था। मैंने महसूस किया कि एक 2 तरफा मवासलाती निज़ाम है जिसे आमतौर पर वाकी टाकी कहा जाता था। हमारी ऐसी जरूरत थी, अगरचे उसका रखना सख्त खिलाफ एक कानून था, मगर स्मगल करने वाले बाहर से हर वो चीज ला रहे थे जिसके यहाँ एक जगह की 10 मिले। सारी बात जरूरत की थी और कुव्वते खरीद की थी। तलाश करने पर और मुंह मांगी कीमत देने पर वाकी टाकी भी मिल सकता था। लंदन में रहकर मुझे अंदाजा हो चुका था कि बालियात मालियत वो पाकिस्तानी करेंसी में 1000 रुपए से ज्यादा की चीज नहीं होगी, मगर यहाँ नायाबी के बायस वही चीज मिली तो 10,000 से कम में नहीं मिलेगी। फतेह शेर का घर बाहर से देखने में ज्यादा बड़ा नहीं लगता था, लेकिन अंदर उसके ड्राइंग रूम की वुसअत और आराइश देखकर वो ये यकीन आ गया कि अपनी तनख्वाह के अलावा फतेह शेर अपने इख्तियारात की क्या कीमत वसूल कर रहा है। घर तो बहुत शानदार है आपका राजा साहब। मैंने एक बेश कीमत सोफे पर बैठ के कहा। बस जी गुजारा करते हैं, वो आइजी से बोला, लेकिन उसकी मुस्कुराहट का गुरूर उसके लहजे की नफी करता था। ये सोफा मुझे यहाँ का तो नहीं लगता। मैंने कहा, जैसे मैं रिश्क में मुब्तला हो गया हूँ। नहीं, कवेज से मंगवाया था जी। वो बोला, मैं घटिया चीजें इस्तेमाल नहीं करता। कितने का पड़ा आपको ये सोफा सेट और ये सेंटर टेबल भी तो बाहर की है? मैंने कहा। यहाँ लाने का खर्चा डाल के कोई 20,000 में सोफा सेट आया। वो बोला, 7,000 का ये टेबल सेट है। कमाल है राजा साहब, और उसके बावजूद आप यहाँ रहते हैं? मैंने कहा, कोई कोठी लेनी थी गुलबर्ग में। वो अंसा, कोठी तो बनवाई है गुलबर्ग में, पूरे 4 कनाल की, लेकिन किराए पर उठा दी है। बड़ी मजबूरी है जी। बंदे के 10 सज्जन तो 100 दुश्मन। फौरन कोई ऊपर रिपोर्ट कर देगा और ये फिर अखबार वाले। उसने एक जबरदस्त गाली दी आदत के मुताबिक। मैं तो किसी ऐसे वैसे को अंदर भी नहीं बुलाता। अब देखें आप, मैंने एक एक चीज बाहर से मंगवाई है,
पर्दे और दूसरा सामान दुबई और कुवैत से आया है। ये पंखा, दीवारों का रंग भी वायर का है। अच्छा जी, बड़ा खर्चा हुआ होगा इस पर, तो मैंने तारीफी अंदाज में कहा। मगर शौक का क्या मोल, मुझे क्या, मेरी घरवाली कहती है कि चीज हो तो बाहर की, यहाँ का तो कपड़ा भी पसंद नहीं आता उसे, वो बोला। खैर ये बताएं इस वक्त कैसे तकलीफ की, और ठंड हो रही है, चाय तो पियोगे? वैसे घर में सब सो गए हैं, तकल्लुफ मत करें राजा साहब, आपकी बात है। मैंने राजदाराना लहजे में सरगोशी की। सबको एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही पड़ता है, कल कोई बात हमारे खिलाफ भी हो सकती है। मैं तो आपको खबरदार करने आया था। मेरे खिलाफ किसी ने कुछ लिखा है? तशवीश के आसार पहली बार उसके लहजे से आया हुए। शायद उसे भी एहसास हुआ कि अब तक वो मेरे सामने गैर मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करता रहा है। मैंने इकरार में सर हिलाया। अभी तो मैंने डाक रोक लिया है, बड़ी लंबी दरख्वास्त दी है। मैंने तुमको पहले भी देखा है, वो माथे पर हाथ रख के बोला। इंस्पेक्टर कियानी भी तो वही है। कियानी साहब ही ने कहा था कि आपको बता दूं। मैंने कहा वरना मैं तो बस नाम जानता हूँ आपका। 2 बार कियानी साहब के साथ थाने आया था, आपको याद होगा। वो एक केस था वसनपुरे का। अच्छा, वो जो अहले महल्ला ने कियानी के साले के खिलाफ दरख्वास्त दी थी, वो इत्मीनान का सांस लेकर बोला। मैंने अंधेरे में तीर चलाया था जो निशाने पर बैठा था। वसनपुरे का इलाका इसी थाने की हुदूद में आता था। वो न जाने कितने केस होंगे जिनमें फतेह शेर ने धांधली की होगी। क्या बना था उस केस का? कियानी साहब ने कहा था सब ठीक हो गया। वो जी ठीक कैसे ना होता, सारे मुदियान को बुलवा लिया था मैंने। एक बड़ा उस्ताद बनता था, कहता था मैं हेडमास्टर हूँ स्कूल का, वो बोला। दूसरा लड़का किसी कॉलेज का लेक्चरर था। सबको सीधा कर दिया मैंने। 2 दिन बाद घर वाले उठा के ले गए, खुद चल कर भी नहीं जा सकते थे। अब किसने शरारत की है? आप चौधरी दिलावर को जानते हैं? मैंने हाथ मल के सोचते हुए कहा। कौन चौधरी दिलावर? वो एकदम नर्वस हो गया। वो शाहदरे वाला? हाँ जी, उसकी फैक्ट्री है शाहदरे में। मैंने कहा बड़ा मुश्किल सा नाम है, MWD इंजीनियरिंग कम्प्लेक्स। फतेह शेर ने मेरी मदद की। उसने कुछ लिखा है? नहीं जी, वो क्यों लिखेगा, उसकी मदद की थी ना आपने। मैंने कहा कोई बंदा मर गया था उससे, उसका कोई ड्राइवर था अल्ताफ, जिसका मामला वो आपके पास लाया था। उसकी गुमशुदगी का पर्चा कटवा दिया था मैंने। फतेह शेर ने बेचैन होकर कहा और क्या चाहिए? वो तो आपने ठीक किया था, और जाहिर है उसने भी इतना बड़ा मामला दबाने के लिए जो कुछ दिया अपनी जान बचाने के लिए ही दिया था। मैंने कहा इतना संगीन मामला था कि लाश उसके घर के अंदर मौजूद थी और वो उसको अपनी कोठी के बाग में गाड़ने की कोशिश कर रहा था जब मैंने छापा मारा। फतेह शेर ने बरहमी से कहा कोई टेढ़ा आदमी मिल जाता तो 5 लाख में भी जान ना छोड़ता, फांसी लगवा देता, लेकिन उसको फांसी लगने से ताफुज जिंदा तो नहीं हो सकता था। हमने बात खत्म की। सियाना बंदा तो बात खत्म ही करता है राजा साहब। मैंने कहा लेकिन वो चौधरी दिलावर जरा वकरा बंदा है, किसी से बना के नहीं रखता। मालूम नहीं इधर उधर किससे लगती है। किसी ने आधी रात को हलचल देखी तो बाहर निकल आया और दीवार के ऊपर से सब देखता रहा। उसने दरख्वास्त दी है, नाम नहीं लिखा। अगर नाम नहीं लिखा तो उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। गुमनाम दरख्वास्त देने वालों का क्या है? वो सब तो मुझे मालूम है जी, लेकिन वो आदमी बहुत होशियार है। मैंने कहा उसने तो DIG साहब को भी धमकी दी है कि तफ्तीश ना की गई तो वो केस अखबार वालों को दे देगा। उसने थानेदार को भी देखा था और उसके साथ आने वाले 4 मातहतों को भी, और वो सब कुछ शिनाख्त कर सकता है। उन्होंने एक लाश उठाई थी जो काले कंबल में लिपटी हुई थी और चौधरी दिलावर के घर में पीछे वाले गेट के करीब पड़ी थी। कि कौन हो सकता है ऐसा आदमी? इससे तो जाहिर होता है वाकई उसने सब देखा है। फतेह शेर घबराहट का शिकार होने लगा। और क्या लिखा है? ये भी लिखा है कि लाश को हमने जीप में डाला था। हाँ जी, उसने जीप का नंबर तक बताया है। नाम सिर्फ आपका लिखा है और कहा है कि बाकी लोगों को दिलावर ने नाम लेकर मुखातिब नहीं किया था। उन सबको इंस्पेक्टर फतेह शेर हुक्म दे रहा था। अच्छा, कोई तस्वीर तो नहीं ली उसने, कुछ टेप तो नहीं किया? फतेह शेर की हालत अब तक होने लगी थी। लिखा तो नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि तफ्तीश के वक्त वो और सबूत पेश करेगा, ऐसे सबूत जिनको जुटलाना नामुमकिन होगा। तो हो सकता है कि लेकिन जफर याब रात के अंधेरे में फ्लैश के साथ कोई तस्वीरें उतारता। उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। वो उठ के कोने तक गया और रिसीवर उठा लिया। इस वक्त पूरे 11 बजे थे। सब इंस्पेक्टर राजा फतेह शेर, उसने सख्त बेदार और उखड़ लहजे में कहा। फिर मैंने उसकी सूरत का रंग बदलते देखा। हाँ, आज मेरी ड्यूटी नहीं थी इसलिए घर पर हूँ। तुम कौन हो? क्या इस बकवास का क्या मतलब है? मैं किसी चौधरी दिलावर को नहीं जानता, ये झूठ है। मैं परसों रात थाने में था और थाने से बाहर निकला ही नहीं। 10 गवाह हैं मेरे, गवाह झूठे और तुम सच्चे हो। कौन से? जरा नाम तो बताओ अपना, ताकि मैं तस्दीक कर लूं कि तुम रिपोर्टर हो या ब्लैकमेलर। कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। वो खूबज़दा भी था और मुश्तइल भी। उसके हर जवाब से मुझे अंदाजा हो रहा था कि मुझे ने क्या कहा होगा। राजा फतेह शेर की कैफियत उस औरत से मुख्तलिफ ना थी जो हिस्टेरिया के शदीद दौरे से गुजर रही हो। उसकी मुठियां बंद थी और आंखों में वहशत थी। वो चिल्लाने लगा था और उसके जुमले टूट रहे थे, बेरब्त अल्फाज की सूरत में अदा हो रहे थे। मैं उठकर उसके करीब गया और आहिस्ता से उसके कांधे पर थपकी देकर हाथ के इशारे से पूछा कि फोन किसका है। फतेह शेर ने दुरुस्ती से मेरा हाथ चटक दिया और मुझे बैठने को कहा। कैसी तस्वीरें बेवकूफ बनाते हो मुझे, कदर समझते हो मुझे उल्लू के पट्टे? वो गालियां देने लगा।
रिपोर्टर के तुखम, मैं भी थानेदार हूँ, घास नहीं खोदी मैंने 7 साल तक। एक भी तस्वीर उतारी होती तुमने तो फ्लैश की चमक होती, मैं वही तुम्हारी कर देता। अच्छा, लाश गायब की मैंने और जीप में ले गया। तुम आईजी के बाप हो, जाके बता दो उसे कि मैंने लाश गायब की, टुकड़े टुकड़े करके नाला लई में फेंक दी, कुत्तों को डाल दी। तुम समझती हो मैं डर जाऊंगा? ले आना तस्वीरें भी। हाँ, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। क्या? कौन सा कैमरा? कैसी लाल शुआएं? अच्छा, तो वो कैमरा अंधेरे में तस्वीरें उतारता है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? इंफ्रारेड क्या होता है? चलो वक्त बर्बाद ना करो मेरा, फिर फोन किया ना तो कर दूंगा। उसने धड़ से रिसीवर रखा और खामता हुआ मेरे पास आ बैठा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था और मुंह से जाग निकलने लगी थी। उसने दौरान गुफ्तगू एक से एक फहश गाली दी थी। किसी अखबार का रिपोर्टर था। उसने एक और गाली देकर कहा, राजा साहब आप सियाने आदमी हैं। मैंने कहा, फोन पर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये अखबार वाले बहुत खतरनाक लोग होते हैं, आप किसी नई परेशानी में मुब्तला ना हो जाएं। वो कोई अखबार वाला नहीं था, फतेह शेर ने कहा। होता तो अपना नाम बताता, अखबार का नाम तो बताता। वो ब्लैक मेलर था। फर्ज कर लें 1 मिनट के लिए। मैंने उसे ठंडा करने की कोशिश की। अगर वो सचमुच कोई रिपोर्टर भी हुआ जो आपको ब्लैकमेल करना चाहता है तो उसने ये गुफ्तगू टेप कर ली होगी। फतेह शेर का रंग उड़ गया। टेप कर ली होगी? नहीं, वो फ्रॉड था कोई। 1 लाख मांगता था मुझसे, कहता था 10 लाख अकेले खत्म कर जाओगे। उसके बाप ने दिए थे 10 लाख, मुझे तो वही 2 लाख मिले थे। 1 लाख SHO को ना देता और वो जो 4 थे मेरे साथ थे। 50-50 हजार से कम में उनका मुंह बंद होता। मेरा तो ख्याल है आप सौदा कर लें। मेरा मतलब है राजा साहब के लाख देकर जान छुड़ाएं। मैंने कहा, यह मामला बढ़ ना जाए। वो इंफ्रारेड कैमरे की बात कर रहा था ना, अखबार वालों के पास ये कैमरे होते हैं, गुप्त अंधेरे में फिल्म बना लेते हैं ये लोग। मैं सोच रहा हूँ ये अखबार वाला दिलावर के आस पास ना रहता हो। फतेह शेर ने परेशानी से सर पकड़ के कहा। वो सब देखता रहा और तस्वीरें उतारता रहा। एक तरफ गुमनाम दरख्वास्त दे दी मेरे खिलाफ, इधर फोन कर दिया। ये हो सकता है, मैंने कहा। अगर आपने उसकी बात ना मानी तो फिर वो तफ्तीश के लिए पीछे पड़ जाएगा और यही तस्वीरें तफ्तीश के वक्त पेश कर देगा। 1 लाख दे दिया आपने तो खामोश होकर बैठ जाएगा। और नहीं यार, ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं, वो बोला। उसने लाख दे के भी तस्वीरें आगे अरसाल कर दी और तफ्तीश का मामला ना दबा तो मेरे लाख हराम गए ना। ये तो खतरा है। आपको क्या मालूम कि वो जीप के पीछे भी हो गया हो? फतेह शेर ने नफी में सर हिलाया। वहां दूर दूर तक चिड़िया का बच्चा नहीं था। हम लाश को रावल डैम के पास ले गए थे और उसके पैरों के साथ पत्थर बांध कर नीचे फेंक दिया था। पड़ा होगा वो नीचे तह में। फिर भी राजा साहब आप बंदोबस्त कर लें। मैंने कहा, एक तरफ तो वो दरख्वास्त है, फिर ये अखबारी रिपोर्टर कहता है किसके पास तस्वीरें हैं, और अब अगर उसने टेलीफोन पर होने वाली ये सारी बातचीत टेप कर ली होगी तो। बकवास बंद करो, तुम क्या मुझे डराने आए हो? फतेह शेर का हौसला जवाब दे गया। नौकरी चली जाएगी मेरी और फांसी हो जाएगी मुझे। क्या होगा? आप खुद जानते हैं कि क्या होगा। मैंने सपाट लहजे में कहा, आपका जो दिल चाहता है करें, मुझे फारिग कर दे। वो चौंका, फारिग कर दूं? क्या मतलब? तुम अगर जाना चाहते हो तो जाओ। आप इतने भोले बादशाह तो नहीं है राजा साहब, इतनी रात को मैं यहाँ चक मारने नहीं आया था। मैंने कहा, क्या आप चाहते हैं कि वो दरख्वास्त मैं पुट अप कर दूं? तो साफ कहो कि तुम भी सौदा करने आए हो। वो मुश्तइल होके उठा। हाँ, यहाँ अकेला कोई नहीं खा सकता। मैंने कहा, बिल बांट के खाना पड़ता है। तुमने SHO को भी तो 1 लाख दिए थे ना, 50,000 मुझे भी दे दो तो मामला खत्म हो जाएगा। और एक बात सुन लो, दरख्वास्त गुमनाम नहीं है। तुम झूठ बोल रहे थे मुझसे। किसने दी है दरख्वास्त? वो चिल्लाया। नाम बताने के 50,000। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, वो मेरा जानने वाला है, मैं उसे खामोश कर सकता हूँ। वो एकदम गालियां बकने लगा। उसके मुंह से मुगल्लज़ात का दरिया बहने लगा। 50,000 दरख्वास्त आगे ना करने के, 50,000 नाम ना बताने के, 1 लाख उस रिपोर्टर के, मेरे 2 लाख तो खत्म। नौकरी खत्म होगी राजा जी तो 2 लाख किस काम आएंगे? मैंने उठते हुए कहा, नौकरी में तो 1000 मौके मिलते हैं 2 लाख बनाने के, और आपने बनाए भी हैं। गुलबर्ग की कोठी, ये सादो सामान सब कितने लाख का है? मैं तुमको गलत समझा था। वो यूं सोफे पर गिर गया जैसे उसका दम निकल गया हो। मैं समझा था तुम मेरे खैर ख्वाह बन के आए हो, लेकिन तुम कुत्ते हो, लालची कुत्ते। मुर्दार खाना चाहते हो। जहाँ तुम बैठे हो वहां तुमको कुछ नहीं मिलता तो तुम दूसरों से छीनते हो। तुम क्या मेरे मामे के पुत्र हो कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह बन के आता? मैंने कहा, ये नौकरी का नहीं जिंदगी का मामला भी है फतेह शेर। तुम लटक सकती हो और मैं गवा हूँ। अब तो तुमने मेरे सामने सब कुछ तस्लीम किया है, मेरे सामने टेलीफोन पर बात की है। मैं 50,000 बहुत कम मांग रहा हूँ। वो एकदम मुझ पर हमलावर हुआ। मैं तेरी जबान हमेशा के लिए बंद ना कर दूं? तुझे भी वही ना डाला हूँ जहाँ अल्ताफ को डाला था। मैंने उस पर एक मामूली सा दाव आजमाया और वो पलट कर पीछे जा गिरा। बस वहीं से बात कर फतेह शेर में खाली हाथ आया हूँ, लेकिन खाली हाथ जाऊंगा नहीं। अब मेरा मुतालबा 1 लाख का है। फतेह शेर पिटे हुए कुत्ते की तरह कामता रहा। 1 लाख ठीक है, मैं 1 लाख दे दूंगा, मगर तुम सोचो क्या ये तावान मुझे अदा करना चाहिए? जुर्म किया था चौधरी दिलावर ने, यूसी को देना पड़ेगा। मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मैंने कहा, तुम अपने पास से दे दो, सब मिलकर दे दो या दिलावर से लेकर दे दो।
हम सब नहीं, उनमें से कोई नहीं देगा। वो मायूसी से बोला, सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। मातहत कहेंगे कि हमें राजा फतेह शेर ने हुक्म दिया था और धमकी देकर मजबूर किया था। SHO साफ मुकर जाएगा, लेकिन दिलावर देगा, उसका तो बाप भी देगा, उसके पास बहुत है। अगर 10 लाख और निकाल देगा तब भी करीब नहीं होगा। मैं उससे बात करता हूँ, उसे बता देता हूँ कि उस अखबारी रिपोर्टर की जबान बंद रखनी है। दरख्वास्त दबानी है तो उठकर टेलीफोन की तरफ लपका। बेइत्मीनान से बैठा रहा। राजा फतेह शेर ने रिसीवर कान से लगाते गाली बकी, क्रेडल को बार बार दबाया और बैक मार टेलीफोन की माँ बहन को एक कर दिया। अभी ठीक था टेलीफोन, अभी मर गया डेड। अब किसी जगह से फोन करना पड़ेगा, फिर भी कौन आ जाएगा इस वक्त ठीक करने, और किसी जगह से ऐसी बात नहीं की जा सकती। वो पागलों की तरह बड़बड़ाया, हम दिलावर के घर जाके बात कर सकते हैं। मैंने कहा यही सबसे महफूज तरीका है। हाँ तुमने ठीक कहा। वो बोला मैं तैयार होके आता हूँ। नहीं राजा फतेह शेर, चलना है तो इसी तरह चलो, मैंने कहा, और उसकी राह में खाइल हो गया। क्या मैं बीवी को भी ना बताऊं? वो रुक गया। मुझे क्या मालूम कि तुम अंदर जाके बीवी को बताओगे या रिवॉल्वर ले आओगे मुझे शूट करने के लिए। उन्हें सोने दो। तुम पागल हो? दिलावर के पास खाली हाथ जाके ऐसी बात करना बहुत खतरनाक है। मैं खाली हाथों से 10 दिलावरों को काबू में कर सकता हूँ, एक बच के नहीं निकल सकता। मैंने कहा तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारी हिफाजत भी मैं खुद करूंगा। फतेह शेर कुछ देर मुझे कातलाना नजरों से घूरता रहा, फिर उसने अपने आप को देखा। वो शलवार कमीज और चप्पल पहने हुए था और ये उसके लिए सोने का लिबास था, बाहर जाने का नहीं। बैग से स्वेटर तो पहन लूं या कंबल ले लूं? वो बोला बाहर सर्दी है, अगर तुम अंदर जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैंने कहा और अगर तुमने बदमाशी की, बदमाशी तुम दिखा रहे हो। फतेह शेर आपे से बाहर हो गया। मेरे ही घर में मैं शोर मचा सकता हूँ, कोशिश करके देख लो, मैंने खतरनाक लहजे में कहा और एक कदम आगे बढ़ गया। सुबह किसी को मालूम नहीं होगा कि तुम्हारी गर्दन का मनका कैसे टूट गया। 2-4 लाख की खातिर जान मत दो और अपने बीवी बच्चों को यतीम मत करो। ये पैसा भी तुम अपनी पॉकेट से तो नहीं दे रहे हो, दिलावर से वसूल करने जा रहे हो। इसी तरह चलो। लेकिन हम जाएंगे कैसे? उसका हौसला बिल्कुल खत्म हो गया। मोटरसाइकिल है तुम्हारे पास? नहीं कार है। मैंने कहा मैं तुम्हारी तरह डरता नहीं हूँ, गुलबर्ग में ठाठ से रहता हूँ और हर साल कार बदलता रहता हूँ। मैंने कार के इंजन की आवाज सुनी, फिर बोसी ने बाहर से सीटी बजा के सिग्नल दिया और मैंने फतेह शेर को इशारा किया। तुम तय करके आए थे? वो बिल्कुल बदले हुए लहजे में बोला। तुम अगवा करने आए थे? कौन हो तुम अपना शिनाख्ती कार्ड दिखाओ। उसका शक पल भर में यकीन की सूरत इख्तियार कर गया। उसने चिल्लाने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने उसे दबोच लिया। वो मेरी गिरफ्त से आजाद होने के लिए तड़पा, लेकिन उसका हरामखोर ढीला जिस्म मुकाबले के काबिल ना था। मैंने उसे सोफे पर गिरा के एक टांग से दबा लिया। मेरे दूसरे हाथ ने जेब से क्लोरोफार्म की शीशी निकाली, उसके चंद कतरे रुमाल पर डालकर मैंने रुमाल उसकी नाक पर रख दिया। उसने चंद झटके लिए और साकत हो गया। मैंने सांस रोके रखा और क्लोरोफार्म की शीशी बंद करके दरवाजा खोल दिया। ताज़ा हवा में सांस लेते हुए भी मुझे रुमाल से उठने वाली बू की चुभन का एहसास हुआ, मगर अब मेरे लिए खतरे की कोई बात नहीं रही थी। वेरी गुड, बोसिन ने आहिस्ता से कार का दरवाजा खोल के बाहर निकलते कहा। तुमने भी कमाल कर दिया। ऐसा मालूम होता था कि स्क्रिप्ट पहले से तैयार था। अलीफदीन ड्राइविंग सीट पर बैठा था। मैं बाहर आऊं जी मदद के लिए? उसने झुककर कहा। नहीं, हम दोनों काफी हैं ये जनाजा उठाने के लिए, मैंने कहा। फिर मोहसिन ने मेरी मदद की और हम राजा फतेह शेर को तकरीबन घसीटते ले गए। गली में जाकर इत्मीनान किया कि बाहर कोई है तो नहीं और फतेह शेर को पिछली सीट पर डाल दिया। मैंने वापस ड्राइंग रूम में जाके रुमाल से हर उस जगह को साफ किया जहां मेरी उंगलियों के निशानात की मौजूदगी का शुबा हो सकता था। लाइट ऑफ की और दरवाजा बाहर से बंद करके निकल आया। 11:30 बज चुके थे। हम उसी रास्ते पर रवां थे जिस रास्ते से आए थे। सदर बाजार का चौराहा पार करके मैंने हेडलाइट्स ऑफ कर दी और बाकी रास्ता आंखें फाड़ फाड़ के उस धुंधली सी रोशनी में तय किया जो पार्किंग लाइट से फैल रही थी। कोठी के करीब पहुंचकर मैंने ये छोटी लाइट्स भी बुझा दी और कार को सीधा अकबी हिस्से के गैराज में ले गया। ऊपर की मंजिल की खिड़की रोशन हुई तो मैंने झांक कर देखा। मैंने और मोहसिन ने फतेह शेर को अलीफदीन की मदद से उठाया। अलीफदीन ने उसके दरमियानी हिस्से को नीचे से सहारा दिया जो खासा भारी था और हम उसे सीढ़ियों के रास्ते ऊपर ले गए। राबिया दरवाजा खोले, हाथ में रिवाल्वर लिए मेहमान के इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। अलीफदीन ने तमाम गुफ्तगू गाड़ी के FM बैंड के जरिए सुनी थी, चुनाचे वो बेहद मुश्तइल था और रास्ते भर हमसे पूछता आया था कि हम इस शैतान को क्या सजा देंगे। वो जानना चाहता था कि रावल डैम की झील कितनी गहरी है और क्या उसकी तह से ताफू की लाश बरामद की जा सकती है। और उसकी दिली तमन्ना थी कि फतेह शेर को उसी तरह पाँव में भारी पत्थर बांधकर उसी जगह गुरकाब करने का मौका उसे फराहम किया जाए जहाँ फतेह शेर ने उसकी लाश दबो दी थी। हमने उसके जज्बात को काबू में रखा और उसे बार बार तलकीन करते रहे कि गुस्से और जल्दबाजी से कोई फायदा नहीं होगा। जब हमने फतेह शेर को फर्श पर डाल दिया तब भी वो वहशियाना अंदाज में उसे घूरता रहा और देर लब कुछ कहता रहा। उसके लिए अपने छोटे भाई की मौत और गुरकाबी का तस्वुर इतना अज़ियतनाक था कि वो ज़हनी तौर पर नीम दीवानगी की कैफियत से दो चार था। उसके सामने वो कातिल तो नहीं था मगर वो मुजरिम जरूर था जिसने एक लाश का सौदा किया था और अपना ज़मीर 2 लाख में बेचा था।
लाश की बेहुरमती की थी और एक आदमी के तने मुर्दा के साथ इंसानी सोच सलूक किया था। इंतकामी जज्बात अलिफ-दीन को बार बार मगलूब कर लेते थे। यह भी फौरन होश में नहीं आएगा। मैंने अलिफ-दीन को खींच कर फतेह शेर से दूर कर दिया और होश में आने के बाद भी क्लोरोफार्म का असर रहेगा, इससे सुबह बात करेंगे। अभी तुम सो जाओ, मोहसिन ने कहा। हम भी सोने की कोशिश करते हैं। और रात को ही उठकर भाग गया। फिर अलिफ-दीन ने कहा, जब हमने इतनी मेहनत से जान लाने में की है तो क्या इसे इतनी आसानी से निकल जाने देंगे? मैंने कहा, मेरा ख्याल इसे बाथरूम में डाल देना काफी है। मोहसिन बोला, यह दरवाजा तोड़ के नहीं जा सकता। मैंने उसे इत्तफाक किया और फिर हम दोनों ने मिलकर फतेह शेर को घसीटा। उसे बाथरूम के फर्श पर लिटाने में ये खतरा जरूर था कि कहीं उसे सर्दी ना लग जाए। एक रात में नहीं मरता, मोहसिन बोला। ज्यादा से ज्यादा नमूनिया होगा, वो ठीक कर लेंगे। अगर मर जाएगा तब भी अफसोस नहीं होगा। मैंने कहा, यह हर जुर्म का एतराफ तो कर ही चुका है। सजाए मौत जुर्म की नोयत के एतबार से ज्यादा है। मोहसिन के पीछे से राबिया ने कहा, लेकिन इसके अमाल की मुनासबत कम है। मोहसिन ने कहा और दरवाजे को कुंडी लगा दी। हम दोनों एक ही लिहाफ में घुस गए। कितने टेप इस्तेमाल हुए? मैंने कहा। आवाज साफ आ रही थी ना? बिल्कुल साफ थी। 90 मिनट का एक केस तकरीबन दोनों तरफ से भर गया। मोहसिन ने कहा, माइक्रोफोन बहुत हसास है। रेडियो के स्पीकर की आवाज बाहर तो नहीं सुनाई देती थी। शीशे बंद थे। मोहसिन बोला, इसके अलावा गली में से 2 ही आदमी गुजरे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि कार में कोई बैठा हुआ है। मैंने रेडियो से टेप के लिए डायरेक्ट कनेक्शन ले लिया था। तूने तो BSc किया है मोहसिन, थोड़ा सा वायरलेस और टेली कम्युनिकेशन की तरफ तवज्जो दे। तेरा तो फितरी रुझान उस तरफ है। मैंने कहा, हमारे पास 2 तरफा मुवासलाती राब्ता होना चाहिए। होना तो चाहिए। वाकी टाकी बाजार में नहीं मिलेंगे क्या? स्मगल किए हुए? मालूम करना पड़ेगा। अगर मिले भी तो कराची में मिलेंगे। मैंने कहा, कराची तो जाना ही है हमें, वहां देख लेंगे, वरना फिर बनाएंगे। मोहसिन बोला। राबिया अपने लिहाफ में घुसकर सर निकाले सारी गुफ्तगू सुन रही थी। अलिफ-दीन तीसरे लिहाफ में बेसुध पड़ा छत को घूर रहा था और शायद ये गौर कर रहा था कि एक दिन में तकदीर उसे कहाँ ले आई। अगर वो मेरे पीछे ना लगता तो 22,000 लेकर घर लौट जाता और चैन से सोता। उसे ये सब मालूम ही ना होता कि ताफू कैसे मरा और मर के कहाँ पहुंचा। मुझे नींद नहीं आ रही, राबिया ने कहा। टेप रिकॉर्डर मुझे दे दो। लेकिन हम कुछ आराम करना चाहते हैं, मोहसिन ने कहा। 1.5 घंटे का टेप है, सुबह सुन लेना। मैं ईयरफोन लगा के सुनूंगी, वो बोली। स्पीकर बंद रहेगा। मोहसिन ने टेप रिकॉर्डर उसे दे दिया। कमरे की लाइट जलती रही। पहले मोहसिन को और फिर मुझे नींद ने आ लिया। रिवॉल्वर जो मैंने राबिया को दिया था वो उसी के तकिए के नीचे था। दूसरा मोहसिन ने अपने तकिए के नीचे रखा। चुनाचे खतरे की कोई बात नहीं थी। मैं ज्यादा थका हुआ था और न जाने कब तक सोता रहता अगर मोहसिन मुझे झुंझोड़ कर बेदार ना करता। सिकंदर, वो भाग गया, वो बोला। कौन भाग गया? मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मुझे खिड़कियों के शीशे से दिन का उजाला नजर आया। फिर राबिया और मोहसिन के परेशान चेहरे दिखाई दिए। अलिफ-दीन कमीना, मोहसिन ने कहा, और वो हमारे किए किराए पर पानी फेर गया। क्या मतलब? मैंने कहा। फतेह शेर को अपने साथ ले गया। राबिया ने नफी में सरी लाया और मोहसिन ने बाथरूम की तरफ देखा। उसकी कुंडी खुली पड़ी थी। हवा में मुझे एक मखसूस बहक का एहसास हुआ जो गुज़िश्ता शब उस कमरे की मबूस हवा में ना थी। ये बंद कमरों के गर्दो गुबार की बू नहीं थी। नई दीवारों पर सीमेंट के ताज़ा प्लास्टर की बू नहीं थी और कोई ऐसी बू नहीं थी जो हमारे वजूद की खबर देती हो। एक दहशतज़दा कर देने वाली बू थी। मैं उठकर बाथरूम की तरफ दौड़ा और दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही ठिठक कर रुक गया। बाथरूम के फर्श पर खून ही खून था। खून के छींटे उसकी दीवारों पर थे और खून से उसका फर्श लाल था। खून बह के WC में चला गया था और मुझे आलूदा हाथों के निशान बाथरूम की दीवारों पर नजर आ रहे थे। दरमियान में फतेह शेर बरा पड़ा था। अलिफ-दीन ने उसको छुरी से पैर दर पे वार करके मार डाला था और फिर उसकी गर्दन काट के अलग कर दी थी। फतेह शेर का सर अपनी खुली आंखों से मुझे घूरने लगा और मैंने घबरा के दरवाजा बंद कर दिया।